हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 2 में सारे प्राइवेट एंटरप्राइज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में और ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर। अच्छा, ये जो नोट्स है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करके और ये आराम से डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट आए या फिर कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो दोनों इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जैसे आपने पढ़ लिया, तो मुझे बताओ कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन से होते हैं। बताओ बताओ। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वो होते हैं जो कि या तो कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैनेज, कंट्रोल एंड ओन करता है ना। और वहीं पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन से होते हैं, ऐसे एंटरप्राइज जो कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट हमारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर दोनों मिलके कंट्रोल, ओन एंड मैनेज मैनेज करती हैं। और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है हमारे देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं उसके अंदर जो पैसा लगाने का काम होता है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है या फिर दोनों गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि या तो पब्लिक वेलफेयर होनी चाहिए या फिर सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए पब्लिक को, है ना। मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगा, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट संभालेगी। और अगर पब्लिक को कोई आंसर चाहिए कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, इस तरीके से, तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये पब्लिक को आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो 3 टाइप के होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कौन सी होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे हमारे देश में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, वुमेन मिनिस्ट्री है और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री है। अब इनके अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने अपने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में देखा था कि हर एक बिजनेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं: एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ऐसे ही जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं ना उसमें मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि वुमेन मिनिस्ट्री या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही पोस्ट डिपार्टमेंट आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इंडियन रेलवेज, पोस्ट या फिर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में कोई अंतर नहीं होता, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, और फाइनेंस, फाइनेंस कौन करता है इसको, बजट हमारे हर साल अनाउंस किया जाता है ना फरवरी में कि इसको इतना बजट मिलेगा, इसको इतना बजट मिलेगा, तो उस बजट के हिसाब से ही इसको फाइनेंस मिलता रहता है। अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग के रूल्स, अकाउंटिंग और जो ऑडिटिंग के रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के आधार पे ही होता है। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं और उनको एक बहुत गवर्नमेंट के रूल्स के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और ये जो है डिपार्टमेंट, ये किसको आंसर देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया या फिर हमारा मोटिव क्या था, ये मिनिस्ट्री को एंड पब्लिक दोनों को ये अकाउंटेबल होते हैं। ये मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं कि हमने ऐसा ऐसा इस वजह से किया, तो ये अकाउंटेबिलिटी रखते हैं टू द मिनिस्ट्री। इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होता है, इसलिए जो भी काम करता है या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो बहुत इफेक्टिवली करता है। जैसे कि वुमेन मिनिस्ट्री में फाइनेंस का काम जो है वो कौन संभालेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा, तो ये इफेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, और जो इसका सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम है, मतलब ये इसके थ्रू जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो सब किसके अंडर जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने के अंदर जाएगा। ये किसको अकाउंटेबल होता है, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होता है। ठीक है, जो भी एक्शन करता है कि हमें जितना भी बजट मिला था पार्लियामेंट के द्वारा वो हम ढंग से यूज कर रहे हैं, तो ये पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है, अकाउंटेबल होता है। और डिपार्टमेंट वहां बनाने चाहिए जहां पर सीक्रेसी की जरूरत है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री की जितनी भी बातें होती है, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम पब्लिक को तो नहीं बता सकते या फिर कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर सीक्रेसी की नीड होती है, तो इसलिए डिपार्टमेंट्स वहीं बनते हैं जहाँ पर सीक्रेसी या फिर स्ट्रिक्टनेस की जरूरत होती है। और इसके डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स का, टॉप ऑफिशियल्स का प्रेशर होता है, सफरिंग होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है मिनिस्टर्स जो है इनको परेशान करते हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, इसलिए बिजनेस जो है अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर पाता है। यहाँ पर इन्हें रेड टेपिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है। रेड टेपिज्म क्या होता है कि जैसे बोला जाए वैसे काम होना चाहिए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास, इस तरीके से।
ये कस्टमर की नीड को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते। और इसको मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सिविल सर्वेंट्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह। तो उन्हें इतनी अच्छी से मैनेजमेंट के बारे में एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। सूटेबिलिटी हमें नहीं पढ़ना है। अब हम आएंगे अपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की तरफ। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तब फॉर्म होता है जब पार्लियामेंट में कोई स्पेशल एक्ट पास होता है। अब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है कि हर एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये स्पेशल एक्ट पास हो गया। उस हेल्थ इंश्योरेंस को फुलफिल करने के लिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनता है, किस नाम का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एलआईसी के नाम का। तो ये जो स्पेशल एक्ट गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट पास करती है, उसके अंदर उस एक्ट के ऑब्जेक्टिव, पावर, फंक्शंस सब कुछ उस एक्ट के अंदर लिखे होते हैं, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है वो स्पेशल एक्ट की वजह से, जो कि पार्लियामेंट पास करता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, उसकी वजह से ये फॉर्म हो पाते हैं। और उसी एक्ट के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शंस वगैरह लिखे होते हैं। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब इसका जो मेंबर्स हैं या फिर इसके जो बिजनेस पर्सन है, बिजनेस ओनर है, वो अलग है। और इस कंपनी की जो आइडेंटिटी है, इस कॉर्पोरेशन की जो आइडेंटिटी है, वो अपने अलग से काम करते हैं। मतलब दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है। अब इसके जो राइट्स होते हैं या फिर इसका जो मैनेजमेंट होता है, वो कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं, बीओडी संभालते हैं। और उनको रिक्रूट कौन करता है, गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। उनको नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है ना। और इस एक्ट के अंदर या फिर इस कॉर्पोरेशन के अंदर जितने भी स्टाफ काम करेंगे, उनका रिक्रूटमेंट का काम और उनका अपॉइंटमेंट का काम, सब कुछ लिखा होता है एक्ट के अंदर ही, कैसे कैसे रिक्रूट करने होते हैं, उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इस तरीके से। ये जो कॉर्पोरेशन होते हैं ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होते हैं, मतलब या तो ये खुद ही कमाई लगा ले, या गवर्नमेंट से ले ले, या फिर पब्लिक से पैसा उठा ले, इस तरीके से, है ना। और ये जो है, जैसे हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में देखा था कि जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रूल्स होते हैं, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। इसके जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रूल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके मेरिट्स देखो, ये ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, इसके पास खुद की पावर है, इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो है फटाफट से क्विक डिसीजन ले लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है इधर, ठीक है। पार्लियामेंट का इस पे पूरा कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने ही तो एक्ट पास किया था जिसकी वजह से फॉर्म हुआ है, तो पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, अब यहाँ पर इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स आते हैं, रिक्रूट होके प्रोफेशनल्स आते हैं अलग अलग फील्ड से, जिससे कि मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली हो पाता है। डीमेरिट्स क्या है कि ये तो कहने की बात है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या होता है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो मोनोपोली के पावर एंजॉय कर रहे होते हैं। मोनोपोली क्या होती है, सिंगल फर्म होती है कि पूरे मार्केट में एक चीज़ को बेचने वाली खाली एक फर्म है, तो वो सारे बेनिफिट ले लेगी। तो ये मोनोपोली एंजॉय करती है। जैसे एलआईसी के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, सॉरी डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, बट एलआईसी जैसी कोई और कंपनी जो है वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो कॉर्पोरेशन होते हैं ये मोनोपोली को एंजॉय कर रहे होते हैं ना। मोनोपोली का क्या मतलब है कि एक चीज को बेचने वाली सिर्फ सिंगल फर्म है, ठीक है। तो इनका जो, जैसे मोनोपोली को एंजॉय कर रहे हैं कि हमें टक्कर देने के लिए, हमें कंपटीशन देने के लिए तो कोई और फर्म है ही नहीं, तो इनका जो है प्रॉफिट मोटिव से जो है वो ध्यान हट जाता है, तो इसलिए इनएफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे अब ये डीलिंग करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हमें सूटेबिलिटी नहीं पढ़नी है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जहां पर जो इसकी 51% का जो कैपिटल होता है, जो पैसा लगता है, वो शेयर्स की हेल्प से लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है शेयर्स के थ्रू 51% कैपिटल जो वो लगती है। अब ये शेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, या फिर दोनों मिलके जो पेड अप शेयर कैपिटल लगाते हैं, वो 51% से नीचे नहीं होनी चाहिए, तब एक गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म होती है। तो यानी कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर 51% जो है वो शेयर कैपिटल लगी होती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, इस तरीके से। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, ये कंपनीज एक्ट 1956 में, जो भी आप अपनी अकाउंटेंसी में भी पढ़ोगे, उसके अंदर ये रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है कि ओनर, बिजनेस ओनर अलग है, और यानी गवर्नमेंट अलग है, और जो ये काम कर रही है वो अलग है, तो देयर इज एन यूनिक आइडेंटिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
मैनेजमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही इसके कंपनी का मैनेजमेंट चलता है। अब जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर एक एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। तो एम्प्लॉयज का जो सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो इन्हीं दो डॉक्यूमेंट की वजह से हो पाता है। अब गवर्नमेंट को कहाँ से फंड्स मिलते हैं? शेयर होल्डिंग्स की वजह से, या तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स हो, यानी गवर्नमेंट खुद शेयर्स के पैसे से लगाएं, या फिर प्राइवेट शेयर होल्डिंग हो, और ये जो है कैपिटल मार्केट से या फिर शेयर मार्केट से भी फंड रेज कर सकते हैं। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। अब यहाँ पर देखो, ये जो है इट कैन इजिली फॉर्म्ड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको किसी, अब जैसे कि गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है तो इसको किसी और के डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये कंपनीज एक्ट से रजिस्टर होकर अपना स्टार्ट कर सकती है काम, ठीक है। ये अपने डिसीजन के लिए, जो ये मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेती है, उसमें फुल ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रही होती है, इसके अंदर कोई दखलंदाजी देने वाला नहीं होता, तो ये फ्लेक्सिबल होती है ना। और ये जो है कंट्रोल रखती है मार्केट में, और जो बिजनेस में अनहेल्दी प्रैक्टिसेस होती है उसके ऊपर ही काबू रखती है। और लिमिटेशन क्या होते हैं इसके अंदर भी? गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस भी, ठीक है। और ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी कभी छुपता है, क्योंकि इसे आंसर करना होता है पार्लियामेंट को, है ना। और इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट होते हैं, जो जिन्हें कंपनी को कैसे चलाना उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं होता। सो दैट्स वाई थोड़ी सी इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हमने अपने सारे के सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। इनको हम वैसे ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोलते हैं। एमएनसी कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके ऑपरेशंस जो हैं, जिसकी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो बहुत सारी कंपनी में चल रही होती है। जैसे आपने देखा ही होगा, पेप्सी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, ठीक है, उसको ड्रिंक किया जाता है। अब इसकी फैक्ट्रीज, ब्रांचेस, ऑफिसेज जो है बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दूसरी एमएनसी के प्रोसेसिंग्स को, उनके फॉर्मुलेशंस को, उनके लिए गाइडलाइंस जो है वो हेडक्वार्टर जिस कंट्री में होता है उसी के थ्रू गाइड किया जाता है। जैसे कि इसमें फिलिप्स का एग्जाम्पल है, कोका कोला का एग्जाम्पल है। इसके फीचर्स देखो, एमएनसी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, इसको बहुत अलग अलग सोर्सेज से पैसा उठाना होता है। इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस चलते हैं, मतलब तरह बहुत सारी कंट्रीज में इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती हैं। इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है कि जो इन सभी एमएनसीज का एक ही कंट्री में एक हेडक्वार्टर होता है, जो कि इसके वर्किंग्स के ऊपर बाकी सारी एमएनसीज के ऊपर ध्यान रखता है। ये जो है फॉरेन कोलैबोरेशंस करते रहते हैं, मतलब जो लोकल पीपल होते हैं या फिर लोकल फर्म्स होती हैं उनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं, ताकि इन्हें फ़ायदा हो जाए इनकी सेल्स में, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में, ब्रांड नेम में, ठीक है। अब क्या होता है, एक होस्ट कंट्री होती है। होस्ट कंट्री क्या होती है? जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह कंडक्ट कराती है। जैसे कि अभी G20 हुआ था हमारे इंडिया में, तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट था। यहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज आएंगी जो कि हमारे इंडिया के लोकल फर्म्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, और वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे इंडिया में भी। अब यहाँ पर देखो एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जैसे एमएनसीज जो है अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बनाते हैं, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अब ये जो है एमएनसी बहुत सारे रिसर्च डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनोवेट करती रहती है नए प्रोडक्ट सुपीरियर डिज़ाइंस के साथ, तो ये इनोवेशंस में लगी रहती हैं। इनकी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज ये लेके आते रहते हैं कि हमें क्या क्या गिफ्ट्स देना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है, एडवर्टाइजिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे कितना ध्यान देना है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इनकी इतनी तगड़ी होती है जिसकी वजह से इनका ह्यूज प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी जॉइंट वेंचर्स के बारे में। जॉइंट वेंचर्स क्या होता है? जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब दो फर्म आपस में, दो इंडिपेंडेंट फर्म है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो जब आपस में दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं, एक नया एंटरप्राइज बन जाता है, दोनों की कैपिटल लगती है, दोनों की टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, एक्सपर्टीज जुड़ जाती है, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। जैसे कि इंडिया का हीरो साइकिल था और जापान की होंडा मोटर्स थी, तो क्या बन गया? हीरो होंडा बन गया। और सिमिलरली सुजुकी मोटर्स जो थी वो जापान की थी, और मारुति जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, तो ये मारुति उद्योग बन गया, ठीक है, फिर मारुति सुजुकी बन गया।
इस तरीके से जब दो कंट्रीज के या फिर दो इंडिपेंडेंट फर्म्स आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज जोड़ लेते हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में मैनेजमेंट रख देते हैं और दोनों सोशल और प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव इसके अचीव हो पाते हैं, है ना। और ये जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बेनिफिट क्या है, दोनों फर्म अगर साथ में मिलेंगी तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट फर्म्स भी इंक्लूडेड है ना। एक नया मार्केट मिल जाएगा, जैसे जापान और इंडिया साथ में मिले तो जापान की तो मार्केट थी लेकिन अब इंडिया की भी वास्ट मार्केट मिल गई है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ जाएगा, इनोवेशन होती रहेंगी, नए नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी आपस में मिल जाएंगी क्योंकि दोनों फर्म अटैच हो गई है। प्रोडक्शन जो है वो लो होगा, क्यों? क्योंकि जब जॉइंट वेंचर्स बनते हैं तो उस कंट्री में बनते हैं जहाँ पर जो FOP है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि जहाँ पर लैंड सस्ती हो, लेबर सस्ते में मिल जाए, एंटरप्राइज सस्ते में सेटअप हो जाए, कैपिटल सस्ते में मिल जाए, तो इसलिए इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लो आती है। और जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ब्रांड नेम जो है बहुत तगड़ा बन जाता है। नाउ हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जब पब्लिक यानी कि जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट जो होता है वो साथ में पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी एक बड़े से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, उसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि जब कोई बहुत हाई प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट बनना होता है तब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनते हैं, जैसे कि कोई हैवी इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप करनी होती है, तब ये PPP बनती है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनता है, तो वहाँ पर PPP होती है, जैसे कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी साथ मिलकर काम करते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो शेयर किया जाता है गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी एक रेशियो में, ठीक है, जैसे 1:1 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में, ठीक है। प्राइवेट हमने पहले ही कवर कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 में। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।